यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुनील शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच में, जहां पर आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और खत्म भी आज ही करेंगे। वन शॉट लेक्चर्स हैं, लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज इसको जो पहली बार देख रहे हैं वो भी प्रॉपर वे से देख सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी मैं यूज नहीं करूंगा। मतलब आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ऐसी आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया जाएगा सारा कुछ। बोले आम बोलचाल की भाषा का क्या तात्पर्य? अरे हिंदी यार, हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम आपको बोलकर बताएंगे। लिखेंगे अंग्रेजी में, बोलेंगे तो हिंदी में ही ना। हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जीत 2.0 सीरीज में इस चैप्टर को हमने सेकंड नंबर पे रखा है, यानी सेकंड चैप्टर हमारा इस सीरीज में स्टार्ट हो रहा है। एनिमल किंगडम अगर आपने नहीं देखा तो उसका लाइव सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो, वो हमने लाइव पे लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, वन शॉट सीरीज में सबसे पहले जब भी आप रिप्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हो, आपको दो रिप्रोडक्शन वाले मेजर चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक तो छोटा सा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट दो मेजर चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इनमें आपको जब भी पढ़ना है ना, तो आपको तीन चीजों से इसको समझना है। सबसे पहले आपको पढ़ने प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स वो हैं जो कि रिप्रोडक्शन के मेन, मतलब कोइटस वाला प्रोसीजर है। ह्यूमन में बात करें तो कोइटस वाला जो टाइम है, कोइटस माने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उससे पहले वाला जो सारा प्रोसीजर है उसको हम पढ़ते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा, एक होगा रिप्रोडक्टिव फेज और एक होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। लास्ट टाइम रिवीजन हो रहा है, जल्दी से जल्दी हम इसको प्रॉपर प्योरली एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेक्चर होगा। ठीक है, तो जो चाहते हैं कि उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चले, है ना, ये वो यहाँ से अभी ही रफू चक्कर हो जाएं, बिकॉज अब वो टाइम नहीं रहा कि आपके पास 3 4 5 महीने हैं, आप एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। अब प्योरली एनसीईआरटी आपको आना चाहिए। तो हाँ, प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे गेमीटोजेनेसिस। यार पहले हमारी बॉडी में गेमीट तो बन जाए, स्पर्म तो बन जाए, ओवम तो बन जाए, है ना। तो पहले आपको गेमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। इसी में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थिंग्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ जो भी इनकी बॉडी के पार्ट्स होंगे ना, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आपको पहले पढ़ने हैं। फिर गेमेटोजेनेसिस, गेमीट्स बन गए दोनों के, फिर उन गेमीट्स को मिलाने के लिए एक प्रोसीजर होता है इंसेमिनेशन, जिसको आप बोलते हैं क्वाइटस, इंसेमिनेशन। उसके बाद हो जाएगा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। अब वो गेमीट्स फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में वो बनेगा जाइगोट, और फिर जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, माने एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पढ़ना है। आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो गया, अब उसकी ग्रोथ चाहिए, है ना, तो उसकी ग्रोथ वगैरह, जेस्टेशन पीरियड जिसको आप बोलते हो, वो जेस्टेशन पीरियड जो 9 महीने का है उसको आपको समझना है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। जेस्टेशन पीरियड के बाद आपको मिलना है पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद स्ट्रक्चर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड फर्स्ट। सबसे पहला जो है, हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ जी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बोले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में? या अगर मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होगा जो कोई ना कोई हार्मोन भी बना रहा हो और कोई ना कोई गमीट भी बना रहा हो। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, आपके पास मेल्स के केस में होगा टेस्टिस और फीमेल्स के केस में होगा ओवरी, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। टेस्टिस क्या बनाता है? हॉर्मोन्स भी बनाएगा, और साथ ही में क्या बनाएगा आपके पास? स्पर्म भी बनाता है। स्पर्म क्या है? मेल गमीट है, तो मेल गमीट भी बना रहा है और स्पर्म हार्मोन भी बना रहा है, तो इसीलिए इसको हमने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मैं टेस्टिस का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, है ना, उसके बाद हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, यहीं पे मैं आपको गैमेटोजेनेसिस भी समझाऊंगा, तो यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज ये देखो, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द एब्डोमेन। क्या इतना टेस्ट एब्डोमेन, इतना टेक्स्ट का साइज ठीक है? लेट मी चेक, यस बिल्कुल परफेक्ट साइज है।
आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन माने जो आपका शरीर है उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी चीज अगर अंदर है तो अंदर देखो, अब घर के अंदर बैठे हो, अंदर गर्मी कम होती है, बाहर गर्मी ज्यादा होती है। ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया, अंदर गर्माहट होती है, बाहर ठंड होती है। अब आप बोले नहीं यार, हम तो भरी धूप की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज अगर अंदर ढकी हुई है तो वो गर्म रहेगी, बाहर है तो वो ठंडी रहेगी। तो बाहर क्यों होगी? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के लिए हमें थोड़ा सा ठंडा ठंडा टेम्परेचर चाहिए। आउटसाइड द एब्डोमेन होने का कारण क्या है? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसीलिए ये बाहर है ना। अब एक मैं बना के दिखा देता हूँ, 2 होते हैं तो टेस्टिस कितने होंगे? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मैंने 2 टेस्टिस हैं आपके पास, ठीक है। तो देखना, ये मैंने एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना दिया इस प्रकार से, और यहां से ना ये गया ऊपर वास डिफरेंस। तो अब टेस्टिस समझना है आपको, ये है टेस्टिस का ऊपर वाला सरफेस, इसको हमने कहा पोस्टीरियर सरफेस। तो जो टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस है उस पे होता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। अब टेस्टिस के अंदर जो एक लेयर है ये बाहर वाली, इसको हमने कहा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एक मिनट मैं एनसीईआरटी जो है उल्टा रख देता हूँ, ऐसे ही सीधी खुली हुई और कोई पढ़ नहीं रहा तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बाद में देखेंगे ना, उसको भी हम रीड करते चलेंगे एनसीईआरटी को भी, तो अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रखना। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना, इसने टेस्टिस को डिवाइड कर दिया, कितने? 250 कंपार्टमेंट। तो ये मैंने 250 कंपार्टमेंट्स बना दिए, एक कंपार्टमेंट ऐसे कितने, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। इन कंपार्टमेंट्स को हमने बोला, इन कंपार्टमेंट्स को हमने बोला 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, है ना। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने हैं? 250 कंपार्टमेंट होंगे, 250 कंपार्टमेंट होंगे, ऐसे 250 कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 या 3 से 4 कह लो, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ से नाम बड़े ज्यादा आएंगे, तो जो पहली बार सुन रहे हैं ना उनको थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेशन से नाम को याद भी करते जाना है। तो ये देखना, ये आया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हाईली कोइल्ड होते हैं, हाईली कोइल्ड होते हैं इस प्रकार से, सबके अंदर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगे, ठीक है ना। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। तो ये है वो एरिया जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअल में हो रहा है, जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन या कहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन से बढ़िया वर्ड है प्रोडक्शन, है ना। तो जहां पे स्पर्म असल में बन रहे हैं वो एरिया कौन सा है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला स्पर्म, अरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जान लिया, अब कैसे बनता है वो हम आगे देखते हैं अगले पेज पे दोबारा, जब इसको मिटा के, ठीक है। ठीक है, समझ लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जब निकला तो फिर कहाँ गया? निकल के ही जाता है रेटे टेस्टिस में। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये रेटे टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया? रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस में पहुंच गया। फिर यहां से इस प्रकार से कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर जाता है कहां तक? एपिडिडाइमिस तक। और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वासा एफरेंशिया, दिस इज वासा एफरेंशिया। ये क्या था? दिस वाज रेटे टेस्टिस। ये भी यहाँ पे ना ऐसे बड़ी सारी कॉइल्स ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे बड़ा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको कहाँ पे लेके जाएगा? इसको लेके जाएगा एपिडिडाइमिस से। फिर एपिडिडाइमिस से ये कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ये है वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस, ठीक है ना। देखो यार, जो रिवाइज कर रहे हैं ना उनके लिए तो ये लेक्चर ऐसा है, वरदान ही है पूरा प्रॉपर। बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा दिमाग को खोल के बैठना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से स्पर्म बना विराटी टेस्टिस से, वासा एफरेंशिया से, एपिडिडेमिस से वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना देता है, यूरिनरी ब्लैडर को लूप करके उसके आगे जाके जुड़ जाएगा, यूरेथ्रा के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, है ना। तो देखो थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा है ना। यूरेथ्रा क्या होता है? जहाँ से आपका यूरिन वगैरह निकलता है ना, उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा, उस ट्यूब को। ये है ट्यूब, यहाँ पे जुड़ गया। अब जहाँ पे ये जुड़ता है ना, वहीं पे कुछ ग्लैंड्स भी आके जुड़ती हैं। उन ग्लैंड्स के बारे में भी यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहला सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल जुड़ गई। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आगे जाके जुड़ती है, प्रोस्टेट। और उसके बाद एक जुड़ती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स हैं। और ये आपके पास क्या है? यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है ना। अब यूरेथ्रा
के बाहर ऐसे एक स्किन का कवरिंग होगी, है ना, और एंड में ये इस प्रकार से बल्ज्ड सा पार्ट बन जाता है, बल्ज्ड सा पार्ट, इस प्रकार से बल्ज्ड पार्ट। इस बल्ज्ड पार्ट को हमने कहा ग्लांस पिनिस। दिस इज कॉल्ड ग्लांस पिनिस। ये क्या था सेंटर में? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पे अभी जो ग्लैंड्स वगैरह हैं इनके बारे में आगे लिखवाऊंगा, इसलिए यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। ये ग्लांस पिनिस है। ग्लांस पिनिस को कवर करने वाली लूज फोल्ड ऑफ स्किन, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, अरे क्या था भाई, ग्लांस पिनिस को किसने कवर किया था? फोर स्किन, सॉरी, फोर स्किन, ठीक है, ये है फोर स्किन। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लगभग खत्म कर लिया है। कैसे? स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो स्ट्रक्चर में अभी हमने क्या पढ़ा? स्पर्म का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले स्पर्मेटो यार मैं क्यों भूल रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से गया टेस्टिस से वासा एफरेंशिया से एपिडिडर्मिस से वास डिफरेंस, जो कि लूप बना लेता है, रूप बना लेता है। अच्छा, ये एपिडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मैंने बता दिया था ना, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पे प्रेजेंट है। इसने लूप बना लिया, लूप करके ये जुड़ गया कहाँ पे? यूरेथ्रा के साथ, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। ये सब आपको क्लियर है तो इसको आप एक बार देख लो, नोट करना चाहो कर सकते हो, है ना। इसका फोटो खींच लो क्या? ओके, लेट मी जस्ट क्लिक अ फोटो एज वेल, ताकि अगर नोट्स वगैरह में प्रोवाइड करना तो कर सकते हैं। वैसे इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स वाली बात है। अब आप अगर नोट्स, चलो मैं दे दूंगा, देख लूंगा, ठीक है, इफ पॉसिबल तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप सो दिस इज क्लियर। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही चल रहा है, अभी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही चल रहा है, ठीक है ना। अरे यार, इतना क्या चिट्टा चिट्टा चाहिए तुम्हें, हैं? रेसिस्ट बन रहा है। हाँ, अब आगे देखिए। अब मैं वो जगह बना रहा हूं जहां पे ये आई वास डिफरेंस, और ये ऊपर था आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, ये आई यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। और ये आपके पास ग्लांस पीनिस, ठीक है। ये लास्ट वाली एंडिंग है, इसको हमने कहा है यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। ये है आपके पास ग्लांस पीनिस। अब देखना, मैंने कहा कि यार ये यहाँ पे जुड़ गई, और जहां पे ये जुड़ती है ना, उसी जगह पे इसके साथ सेमाइनल वेसिकल भी जुड़ जाती है। अब सेमाइनल वेसिकल क्या है? एक ग्लैंड है, ये एक ग्लैंड है जो कि पेयर्ड ग्लैंड होती है, तो ये दो होंगी, तो अ पेयर ऑफ ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे जुड़ जाती है, और ये भी अपनी यहाँ से कुछ ना कुछ निकालेगा, यहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कुछ रिलीज करता है और ये स्पर्म लेके आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? स्पर्म आ रहा है। दिस इज व्हाट वास डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म आ रहा है। अब ये देखो, अब मैंने वो भी बना दिया जो स्किन का फोल्ड। अच्छा, ये बहुत ज्यादा बड़ी बन गई, ऐसे बना दो, ये देखो, है ना। अब ये लास्ट में क्या है? ग्लांस पेनिस, जो कि मैंने पहले बता दिया, तो जीपी लिख दिया इसको मैंने, ग्लांस पेनिस है ये सब। मैंने आपको नहीं, सॉरी, ये तो फोर स्किन है ना, एफएस फोर स्किन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ना कुछ ऐसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, देयर आर सम कंडक्टिंग टिश्यूज, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज कह लो, हाँ, कंडक्टिंग रहना, इरेक्टाइल टिश्यूज देखो, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं यहाँ पे। इरेक्टाइल टिश्यूज इरेक्शन के टाइम पे मदद करते हैं, इरेक्शन के टाइम पे मदद करते हैं एट द टाइम ऑफ कोइटस, ठीक है। तो ये सेमाइनल वेसिकल मेरे ख्याल क्लियर है। और हाँ, अब यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल के साथ ही पड़ी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो कि एक ही होगी, जो कि पेयर्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आई बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, ये भी पेयर में होती है ना। तो अब इससे आपका सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। अब मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, उसके अलावा और क्या क्या आपने पढ़ा? आपने पढ़े हैं कई सारे डक्ट्स प्रेजेंट हैं। डक्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट है, जो कि आपने डक्ट पढ़ लिए हैं। कौन से? रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडर्मिस, वासा एफरेंस, ये चार डक्ट हैं, और ये चार डक्ट सिस्टम में आते हैं, एक्सेसरी डक्ट जिनको हम कह सकते हैं। आफ्टर दैट देयर आर एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में कितनी ग्लैंड्स हैं? तीन ग्लैंड्स हैं। सेमाइनल वेसिकल जो कि एक पेयर में है, प्रोस्टेट सिंगल है, और बल्बो यूरेथ्रल दो। कैसे याद रखोगे कौन सी सिंगल कौन सी पेयर? देखो, जो ज्यादा पी माने पेयर, जो ज्यादा पेयर पेयर होने की कोशिश करता है वो पेयर होता हो ही नहीं पाता, वो सिंगल रह जाता है। तो ऐसे सोच लो, ठीक है। वैसे ये तरीका बहुत गंदा वाहियात तरीका है ना, जैसे मर्जी आप इसको याद कर सकते हो। तो ग्लैंड्स में ये तीन चार ग्लैंड्स हैं, और ये ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी? ये रिलीज करती हैं सेमाइनल प्लाज्मा। बोले सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? सेमाइनल प्लाज्मा इन तीनों की जो सिक्रीशंस हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो, इसको हमने मिलके कह दिया सेमाइनल प्लाज्मा।
सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सेमाइनल प्लाज्मा एसपी से लिख रहा हूँ, सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मा में सबसे पहले तो कैल्शियम हाई होता है, फ्रक्टोज हाई होता है, और ये एल्केलाइन होगा, एक एल्केलाइन सा मिक्सचर होता है, कैल्शियम हाई, फ्रक्टोज हाई, एल्केलाइन मिक्सचर होता है इन सब की, जो इन्होंने सिक्रेशंस करी उसका। एक चीज याद रखनी है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशन जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस को शाइनी बनाती है, स्मूथ बनाती है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करती है, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब कितना टाइम हुआ, 15 मिनट, यस, देखा अंदाजा, मुझे पता था कि ये यहाँ तक तो 15 मिनट में हो जाना चाहिए था, और वो हो भी गया है। विद दिस हमारा ये वाला पार्ट क्लियर है। अब हमने देख लिया कि यार हमारे अंदर अंदर टेस्टिस में क्या क्या है ना, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। उसके अलावा एक और चीज होती है, उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हमने कहा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमें बाहर बाहर से दिख रहा है। तो बाहर बाहर से क्या दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे टेस्टिस थी, ये देखो यहाँ पे टेस्टिस थी इस प्रकार से। अब टेस्टिस ऐसे थोड़ी पड़ी होगी खुली सी, है ना, तो टेस्टिस के ऊपर भी एक स्किन की लेयर होती है, उस लेयर को हमने कहा स्क्रोटम। तो टेस्टिस एक पाउच के अंदर होती है, और वो पाउच आउटसाइड द एब्डोमेन है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये स्क्रोटम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है, जो आपको बाहर से दिख रहा होता है। ये पूरा का पूरा पीनिस वाला पार्ट, दिस इज होल पीनिस वाला पार्ट, ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, पीनिस, ग्लांस पीनिस, ये जो है यहाँ पे क्या था, ये फोर्थ स्किन, ये सारा यूरेथ्रल मिएटस, ये बाहर वाले पार्ट जो आपको बाहर से दिखता है ना आपकी बॉडी में बाहर से, वो है ये, ठीक है, जो पीनिस के बाहर से, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर दिखता है। अगला चलते हैं, एक मिनट यार, मैं छुड़ा भी देना है फालतू। अब हम आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो हमने पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, वो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो जैसे हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कैसे बनाया था, तो ये था ना स्ट्रक्चर उसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था कुछ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल भी था इस प्रकार से, तो ये इतना सा पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। बोले इसमें तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, दोनों चाहिए थे। अब देखना इस पार्ट को अगर मैंने ऐसे बनाया, देखो ये पूरा कौन सा पार्ट है, ओ यार मैंने पिछले की फोटो नहीं खींची, तो वो आप देख देख लेना, है ना। नोट्स मैं आपको पुराने वाले प्रोवाइड कर दूंगा, जो पुराने फुल ऑन बैच के थे, ठीक है। आप वहाँ, वो तो टेलीग्राम चैनल पे पहले से डले हुए हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो ये देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला सेगमेंट मैंने जूम करके बना दिया। इस सेगमेंट में आपको क्या दिख रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कुछ पार्ट दिख रहा है, तो ये मैंने बना दिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब कुछ पार्ट खाली वाला भी तो आ रहा है, तो खाली स्पेस को मैंने कहा इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें कई तरह के और सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये हैं आपके पास लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स, याद रखना है नाम, लेडिग सेल्स, ठीक है। इसमें कुछ और सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स। प्रॉपर दिख रहा है सब कुछ, यस बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, बट ऊपर ये ऊपर से थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, ये है आपके पास क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक जो ये मैंने बनाए, सेंटर में बनाया था, सेंटर में बना लो, है ना। इनको हमने कहा है सर्टोली सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है नर्स सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, फंक्शन भी यहीं पे लिख लो। अब क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, तो ये स्पर्मेटेड जो बनेगा ना, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको, नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटेड, ठीक है। अब इसके बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, इनको हमने कहा स्पर्मेटोगोनिया, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये जो बिल्कुल बाहर हैं, दिस आर द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब मैं ये स्पर्मेटोगोनिया से आगे का कार्यक्रम आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से आप इतना देख सकते हैं, इसको नोट कर लो, मैं इसकी पिक्चर एक क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट खींच लूंगा दूसरे वाले का, ठीक है। अब हम देखते हैं गेमीटोजेनेसिस, मेल स्ट्रक्चर हमें आधे घंटे में निपटा देना है ना। अब मैंने इसकी फोटो खींच ली है, तो इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
ये देखो यार, ये स्पर्मेटोगोनिया है, क्योंकि ये कैसा है, डिप्लॉइड है ना, बिकॉज अभी तो सिर्फ एक सेल है, अभी इसमें रिप्रोडक्शन या मियोसिस नहीं हुई है, तो दिस इज डिप्लॉइड सेल, जिसको हमने कहा है स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, कई बार माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस। तो वो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए ना कई बार माइटोसिस करेगा, जैसे ये माइटोसिस करी, फिर माइटोसिस करी, है ना। एक टाइम आएगा जब ये खुद को डिफरेंशिएट कर लेगा। नाउ ये आगे आगे ये वाले तो जा रहे हैं माइटोसिस के लिए, बट अब ये वाला माइटोसिस नहीं कर रहा, क्योंकि ये माइटोसिस नहीं कर रहा, इसने खुद को डिफरेंशिएट कर लिया, किसमें, ये बन गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बिकॉज अभी माइटोसिस ही हो रही थी पहले, ये माइटोसिस हुई है सारी, माइटोसिस टू इंक्रीज द नंबर, अपने नंबर को मेंटेन करने के लिए इसने माइटोसिस पहले से कर ली। ये माइटोसिस है तो अभी भी ये 2n ही होगा ना, माइटोसिस में नंबर चेंज थोड़ी होता है, मियोसिस में चेंज होता है। अब देखना, अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1 के बाद बनते थे 2 सेल, तो यहाँ पे खत्म हुई है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद ये बना पहला सेल, ये बना दूसरा सेल, अब दोनों में एन आ जाएगा। मियोसिस 1 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है, इसको हमने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आफ्टर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिकॉज अब यहाँ पे मियोसिस 2 भी तो कंप्लीट करनी है। एक मिनट, इससे नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 के बाद ये देखो यार, ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई। तो मियोसिस 2 तो माइटोसिस की तरह ही होती है, मतलब मियोसिस 2 के बाद ये n/2 मत कर देना, अब इतना तो मेरे को लग रहा है कि सबको आता होगा ना, तो यहाँ पे भी n ही है, ये प्लॉइडी नंबर होते हैं ये, ठीक है, ये तो पता है ना यार, इतना बेसिक तो पता होगा। दिस इज स्पर्मेटिड। बोले यार हमें तो स्पर्म चाहिए था, देखो ये मैंने, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, एनसीईआरटी का ये कौन सा पेज नंबर चल रहा है, दिस इज पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 है ये, ठीक है। अब ये तो यार स्पर्मेटिड है, हमें तो स्पर्म चाहिए, इससे नीचे दिख रहा है क्या, नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर ही देता हूँ, यस अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखना, इसको मैंने डिफरेंशिएट करवा दिया, और इस डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस को मैंने क्या बोला, देखो क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जेनेसिस आ रहा है, तो इसमें भी जेनेसिस आएगा, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरा प्रोसीजर कौन सा है, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद ये स्पर्मियोजेनेसिस करेगा, फिर ये स्पर्म बन जाएगा। अब ये स्पर्म बन चुका है, और स्पर्म का न्यूक्लियस हेड में होता है, तो ये n, ठीक है। तो विद दिस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्यक्रम कंप्लीट है। तो हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये स्पर्मेटोगोनिया अंदर की तरफ बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे स्पर्मेटिड ये, और फिर आएंगे स्पर्म, और स्पर्म जो है इसके सेटोली सेल के अंदर एम्बेड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों, बिकॉज सेटोली सेल ने क्या करना था, नरिशमेंट देना था ना इनको, तो उस कारण से। अब देखो, अब आपको ये वाला डायग्राम, कौन सा डायग्राम, जो उसी पेज पे, इस पेज पे, पेज नंबर बता देता हूँ, लास्ट में दिया हो 51 पेज पे जो डायग्राम है ना, 51 पे नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ 47 पेज पे, वो आपको अब क्लियर हो चुका होगा। देखो सबसे बाहर वाली सेल, सबसे बाहर वाली साइड पे, सबसे बाहर वाली साइड पे स्पर्मेटोगोनिया, फिर अंदर की तरफ जा रहे हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और कुछ सेल अलग से हैं, उन अलग से सेल्स को इन्होंने कहा दिया सेटोली सेल्स, फिर है स्पर्मेटिड, और देखो स्पर्मेटिड इसके अंदर छुप चुका है, उसके बाद स्पर्म बन रहा है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये है स्पर्मेटिड, और ये है आपके पास स्पर्म। मेरे ख्याल से ये डायग्राम क्लियर है और आपको प्रॉपर्ली दिख भी रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब आप इन्हीं सेल्स को अंदर 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 बनाते जाना है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये लेडिक सेल है, तो ये इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दीज आर द ब्लड वेसल्स और नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ये लेडिक सेल्स हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर है, यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए भी है, ठीक है। अब मेरी बात और गौर से सुननी है आपको, ठीक है। जो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए आपको पहले पेज पे इन्होंने लिखा है लेडिक सेल वगैरह, है ना। मैं लेडिक सेल का काम आपको बता देता हूँ पहले, ये नहीं बताया। सेटोली सेल का तो बता दिया, स्पर्मेटोगोनिया का बता दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी इसमें, बट लेडिक सेल का काम रहेगा। तो लेडिक सेल का काम यहीं पे लिख लो,
लेडिग सेल का काम क्या है? लेडिग सेल क्या कर रही हैं? लेडिग सेल क्या कर रहे हैं? ये स्पर्म को मैच्योर करवाने के फैक्टर रिलीज कर रहे हैं। एक मिनट। ओह यस, नाउ अगेन कंटिन्यूइंग बिकॉज बाहर कोई आ गया था। सॉरी, कहाँ थे हम? हाँ, लेडिग सेल्स। तो लेडिग सेल्स क्या करेंगे, उनके बारे में बात कर रहे थे। हाँ ओके। लेडिग सेल्स क्या करते हैं? ये कुछ ऐसी चीजें रिलीज करेंगे जैसे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एबीपी रिलीज करते हैं, जिसको हमने कहा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेंगे? ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, है ना, या एंड्रोजन कह लो, तो एंड्रोजन रिलीज करेंगे ये। और ये जो एंड्रोजन्स हैं ये क्या है? लिबिडो, लिबिडो माने मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि यार जिनमें ये एबीपी ज्यादा रिलीज हो रहा है ना, वो ज्यादा मेल लाइक कैरेक्टर वाले होते हैं। जैसे कोई होता है ना ये, ठीक है, मतलब ये सब हॉर्मोन्स का ही पंगा होता है जो होता है, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो लेडिक सेल्स के बारे में बता दिया है और ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स इन सबको कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो हार्मोनल इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं। एक बार मैं इसका फोटो खींच लेते हैं। ये हेलो हेलो, यस, ठीक है। तो हम आ रहे हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये कौन सा डिस्टर उठा लिया भाई, दूसरा कहाँ है? हम्म सबसे पहले आपको पता है कि आपके अंदर एक हाइपोथैलेमस नाम का एक प्राणी होता है ना। प्राणी क्या, एक ऑर्गन होता है ना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है जीएनआरएच को। जीएनआरएच माने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये क्या बोलेंगे कि तुम गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज कर दो। गोनाडोट्रोपिन्स कौन से हैं? सबसे पहला गोनाडोट्रोपिन है आपके पास एफएसएच, दूसरा है एलएच। तो ये एफएसएच को रिलीज कर देता है, एलएच को रिलीज कर देता है। बोले एफएसएच क्या है? एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकेंड, एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमारी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो गई यार, पता नहीं क्यों, है ना। 25-30 मिनट तो होंगे होंगे अभी तक, तो देखो 27 मिनट हो गए। तो एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। और सर्टोली सेल्स को ये क्या बोलता है? अरे तुम स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर्स लेके आओ, बिकॉज सर्टोली सेल से तो उसको न्यूट्रिशन लेना था, तो वही स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर्स को रिलीज करेगा। तो ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स को रिलीज कर देता है। एलएच क्या करेगा? एलएच एक्ट करेगा लेडिग सेल्स पे। और लेडिग सेल से ये क्या निकलवाएगा? एबीपी, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो विद दिस आपका ये जो है हार्मोनल कंट्रोल हमने देख लिया। अगर मान लो कोई चीज कम ज्यादा करनी है तो सर्टोली सेल से मैसेज वापस चला जाएगा हाइपोथैलेमस को, यार थोड़ा कम करो यार, इस पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे यार थोड़ा कम करो इसके अमाउंट को। तो कम कर देगा, ज्यादा कर देगा, वो उसके ऊपर है ना, जैसा मैसेज जाएगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो विद दिस मेरे ख्याल से आपको हार्मोनल कंट्रोल भी क्लियर है। इसकी भी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। यार बोर्ड कितना सुंदर सा लग रहा है ऐसे ना, पूरा वाइटिश वाइटिश, ग्रेश ग्रेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर दिस कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है? फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर बचा है और सीमेन बचा है। आफ्टर दैट ह्यूमन वाला सारा, तो मेल वाला सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश रहेगी कि इसको हम 1 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश करें, बट हो नहीं पाएगा यार, मतलब सवा घंटा तो लग ही जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब हम आते हैं कहाँ पे? स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये रही सबसे पहले टेल, ये आ गया हेड, ये आ गया नेक पार्ट, ये आ गया मिडिल पीस, और ये आ गई टेल दोबारा पीछे, है ना। अब ये है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में ये माइटोकॉन्ड्रिया कई सारे प्रेजेंट होंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना, है ना। ये है आपके पास मिडिल पीस, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। मिडिल पीस लिख लेना।
दिस इज हेड, हेड में यहाँ पे है न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर इस प्रकार से एक कवर टाइप सा होगा जिसको हमने कहा एक्रोजोम। एक्रोजोम के अंदर होते हैं, एक्रोजोम के अंदर होते हैं स्पर्म लाइसेंस। स्पर्म लाइसेंस, बोले स्पर्म लाइसेंस का क्या मतलब है बताता हूं। पहले एक्रोजोम लिखो और ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म तो पता ही है ना, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये है नेक पार्ट, दिस इज नेक पार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर है, मिडिल पीस क्लियर है। इसके बाद यहां पे देखो ये टेल पार्ट है, दिस इज टेल पार्ट, तो दिस इज टेल। और टेल क्या करती है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी। कैसी मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी, विग्रस मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं सीमन के बारे में, यही स्ट्रक्चर में यही पूछा है, यही दिया है एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी को ही कवर करते हुए चलेंगे। सीमन क्या है, स्पर्म तो आए वास्ट डिफरेंस से, उन स्पर्म में हमने सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो डाल दिया, खुद से नहीं डाला, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा भी उसमें मिक्स हो गया। इससे जो चीज बनती है वो है सीमन। जब एक बार इंसेमिनेशन हो रही है, मतलब एक बार जब कोइटस हो रहा है, तो उसमें लगभग 3 से 5 मिलीलीटर सीमन निकलता है। और हर 3 से 5 मिलीलीटर में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 200 से 300 मिलियन। और इन 200 से 300 मिलियन जो हैं, इन 200 से 300 मिलियन में से 60% ऐसे होने चाहिए जिनकी प्रॉपर शेप हो, प्रॉपर शेप साइज हो, प्रॉपर साइज हो, प्रॉपर शेप हो। और इनमें से जो 60% बचे, इनमें से भी 40% ऐसे होने चाहिए जो कि विग्रस मोटिलिटी शो कर सकें। विग्रस मोटिलिटी मतलब तेज 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 चल सके, है ना। तो मेरे ख्याल से विद दिस आपका ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या सारा का सारा ह्यूमन का जो मेल वाला पार्ट है वो क्लियर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ छूट ना गया हो, बस वो ही डाटा बेस चीजें छूटी होंगी। टेस्टिस का साइज लिख लो 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ लिख लो 4 से 5 सेंटीमीटर, है ना, ये है। और पीनिस के बारे में बताया था इन्होंने, पीनिस का साइज भी बताया था यार, नहीं बताया, टेस्टिस का ही बताया क्या, आई डोंट नो, नहीं बताया फिर। आई थिंक सो, दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, कुछ छूट ना गया हो बस वो देख रहा हूँ। स्पर्मिएशन बता दिया, स्पर्मिएशन नहीं बताया मैंने, स्पर्मिएशन लिख लो, स्पर्मिएशन लिख लो। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस थी, स्पर्मियोजेनेसिस थी, वैसे ही प्रोसेस है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मिएशन में जब आपका वो एम्बेड हुआ है सर्टोली सेल के बाद, तो वो जब निकलेगा ना बाहर, उसी को कहा स्पर्मिएशन। वही है स्पर्मिएशन, जब बाहर निकलेगा। तो ये आप अपनी भाषा में लिख लोगे क्या अपने नोट्स में, जैसे जो होमवर्क है ना, ये आप अपनी भाषा में अपने होमवर्क में नोट्स में लिख लेना। विद दिस आपका ह्यूमन वाला जो मेल वाला पार्ट है वो क्लियर है। अब हम चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही, पहला तो प्राइमरी ऑर्गन होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने कहा है ओवरी। उनके केस में क्या बताया था मैंने आपको, ओवरी बताया था, राइट। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी है। ओवरी के 2 रीजन होते हैं, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आपको याद करना पड़ेगा किडनी वाला, वो किडनी में आपने पढ़ा था ना मेडुला जस्ट्रा, ऐसा पढ़ते थे आप, तो वो मेडुला मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स में आपकी फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है। मुझे व्हाट इज फॉलिकुलर ग्रोथ समझाऊंगा। फॉलिकुलर ग्रोथ आउटर कॉर्टेक्स में हो रही होती है, और इनर मेडुला में ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं या कुछ वेन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी नर्व वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ओवरी जो है, ओवरी कैसा है, ओवरी कैसा है, ओवरी कितना डायमेंशन कितनी दी हुई है वो भी बता देता हूँ। 3 से 4 दिया होगा मेरे ख्याल, या 3 से 5, 2 से 4, हाँ 2 से 4, 2 से 4 सेंटीमीटर। अब मैं जरा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। आपने ये डायग्राम बड़े देखा होगा बड़ी बार,
छोटी क्लासेस से देखते आए होगे, इस प्रकार का डायग्राम है ना, यहाँ पे होती है ओवरी। तो देखो यार, ओवरी जो है वो पेल्विक वॉल और यूट्रस दोनों के साथ जुड़ी होती है ना, यूट्रस के साथ भी जुड़ी हुई है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस के साथ जुड़ी हुई है ना, ये पेल्विक वॉल के साथ भी जुड़ी हुई है। तो ओवरी को जोड़ने में मदद करते हैं लिगामेंट्स, दे आर कॉल्ड लिगामेंट्स। और ये वाला जो इसको यूट्रस के साथ जोड़ रहा है, दिस इज यूट्राइन लिगामेंट, और ये जो इसके साथ जोड़ा है, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये पेल्विक रीजन के साथ भी जुड़ी होगी, और मतलब ये देखो यार, लिगामेंट्स ने इसको जोड़ के रखा है किसके साथ, पेल्विक रीजन के साथ भी और यूट्रस के साथ भी जोड़ा होगा। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसको नोट करो। फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर जो मैंने इनर कॉर्टेक्स या आउटर मेडुला ये सब बताया ना, इनर मेडुला आउटर कॉर्टेक्स, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक डायग्राम, उससे आपको फॉलिकुलर ग्रोथ जो है वो क्लियर हो जाएगी। फॉलिकुलर ग्रोथ आपको उससे क्लियर हो जाती है। फीमेल वाला मैं रीड भी करवाऊंगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी लगती है ज्यादातर, ठीक है, तो ये इसलिए मैं रीड भी करवाऊंगा, ठीक है। लेट मी चेंज द चौक नाउ, बड़ी छोटी चौक हो गई। हाँ, अब हम लेते हैं दूसरी चौक। तो देखो, वही मैं ओवरी का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, ओवरी को लिया, उसको कट करके देखा कि कैसा दिख रहा है अंदर से। तो वो स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से। अगर आपने ये डायग्राम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा है फिर। ये देखो, इस प्रकार से डायग्राम मैंने बनाया, नीचे दिख रहा है सारा, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। तो ये अंदर की तरफ, इस साइड से देखो तो अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और वेन्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स है ना, ठीक है। अब बाहर की तरफ यानी ये यहां से जो स्टार्ट हुआ है रीजन, यहाँ पे है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जो कि बनता है oogoनियम से। तो वही है, इसमें भी उसी प्रकार से क्या होगा, कोई ना कोई ऐसे oogoनियम, जैसे वहां पे था स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे oogoनियम है। तो वो oogoनियम ये रहा, जो कि 2n होगा। यार ये चौक दिख रही है क्या, बिकॉज वो बहुत लाइट लिखा जा रहा है, ठीक ठाक लिख रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये 2n क्या है, oogonia कह लो या oogoनियम कह लो, है ना, डिप्लॉइड है। ये भी क्या करेगा, माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाता है, ठीक है। बट एक टाइम पे आगे भी तो माइटोसिस कर रहे हैं, बट ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये जब डिफरेंशिएट हुआ, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी oocyte, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। अब बड़ी ध्यान से देखना है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया ना, ये कहाँ पे बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर अपनी एनसीईआरटी को खोल के रखना, पेज नंबर 49। देखो, oogonia से प्राइमरी oocyte माइटोसिस डिफरेंशिएशन, कहाँ पे, फीटल लाइफ लिखा हुआ है ना। यहाँ तक सारा क्या लिखा है, फीटल लाइफ, मतलब ये सारा काम आपके फीटस के अंदर हो रहा है। फीटल लाइफ में ही प्राइमरी oocyte बन गया। अब देखो, ये प्राइमरी oocyte तो बन गया है, प्राइमरी oocyte के बाहर एक सेल्स की लेयर आ जाती है, जिसको हमने कहा ग्रेनुलोसा सेल्स। ये आ गई ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। तो ये है आपके पास। अब मैंने देखो यार, ये oocyte था, oocyte को एक लेयर ने कवर कर लिया। इस जो नई चीज को बोला मैंने, प्राइमरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल जिसपे ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी oocyte था, अब ये बनेगा सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल था, अभी बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। देखो अभी oocyte तो प्राइमरी ही है, बट फॉलिकल चेंज हो गया, फॉलिकल चेंज हो गया मतलब जो ये रैपिंग थी ना, एक और लेयर आ गई ऐसी, ठीक है। तो ये पहले सिंगल लेयर थी, ये सिंगल लेयर, अब एक और लेयर बन गई, ये आ गई सेकेंड लेयर, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल क्लियर है। अब इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये कहां पे लिखा हुआ है, साथ में रीड करवाता हूं, देखो द प्रोसेस ऑफ, ये आप आना 48 पेज पे, 48 पेज पे प्राइमरी फॉलिकल लिखा हुआ है। ईच प्राइमरी फॉलिकल, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडिंग बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर ने इसको सराउंड कर लिया, ठीक है। कहां गया, एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अच्छा, ये प्राइमरी फॉलिकल जो बना ना, ये ऐसे कई सारे फॉलिकल्स जब आप फीटल स्टेज में होगी कोई फीमेल, तभी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, क्यों का कारण आपको जानना नहीं है, आपको ये जानना है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बचते कितने, सिर्फ 60,000 से 80,000, ठीक है ना। तो ये याद रखो, तो मैं आगे लिखवा भी दूंगा, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर एंड अ न्यू थीका लेयर। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ये तो लेयर्स बन गई, बट ये बाहर की तरफ एक ऐसी लेयर बन गई जिसको हमने कहा थीका, दिस इज कॉल्ड थीका। तो ये थीका लेयर बन गई। आफ्टर दिस, अभी ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, बट oocyte अभी भी प्राइमरी ही चल रहा है।
ऊ साइट अभी भी प्राइमरी चल रहा है। और कब तक प्राइमरी चलेगा? जब तक बर्थ ना हो जाए। बर्थ के बाद प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी आता है, तब तक तो ये प्राइमरी ही है। प्राइमरी में मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई। अभी भी प्राइमरी कहाँ पे है? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर है। इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई बट अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म ना होने को मैंने कैसे दिखाया यार? स्टार्ट हो गई, बीच में अभी ऐसे ही है, अभी भी वो सेल है ना। तो खत्म कब हुई? ये खत्म हो गई जब मैंने एरो दिखा दिया, तो मतलब खत्म हो गई वो। क्या? मियोसिस 1 कहाँ पे रुकी होगी? आपने पढ़ा था मियोसिस 1 में डिप्लोटीन स्टेज होता है, तो वहां पे रुकती है ये डिप्लोटीन स्टेज, है ना। डिप्लोटीन अरेस्ट आपने पढ़ा था क्लास 11th में। तो ये आप यहाँ पे लिख लेना, डिप्लोटीन स्टेज प्रोफेज 1 का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। अब इससे क्या बनेगा? अब मियोसिस 1 जब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो ये देखो, ये मैंने दिखा दिया, मियोसिस 1 स्टार्ट हो गई और खत्म भी हो गई। यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म हुई, तो ये है आपके पास प्यूबर्टी वाला टाइम। यार प्यूबर्टी के टाइम पे मियोसिस 1 खत्म हो जाती है, और इस टाइम पे जब ये खत्म होगी तो एक छोटी सी बॉडी बनेगी इस प्रकार से, छोटी सी। या मैं उसको इस साइड दिखा देता हूँ। ये छोटी सी पार्ट बना और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, बड़ा सा सेल बनता है। जो बड़ा वाला सेल है, बिकॉज ऑफ मियोसिस 1 थी, ये 2n है, तो ये n हो जाएगा, हैप्लॉइड बन गया। ये भी n होगी, पोलर बॉडी, इसको हमने कहा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि हमारे केस में पोलर बॉडीज डिजनरेट हो जाती है ह्यूमंस के केस में। नाउ दिस इज द सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अभी यार यहाँ पे तो सिर्फ प्राइमरी oocyte तक हमने बनाया, सेकेंडरी अब बना लेते हैं। देखो अब ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये तब वाला है जब ये काम हो रहा है। मतलब ये जो oocyte है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है ना। अगर तो ये डिवीजन हो चुकी तो ये सेकेंडरी, अन्यथा प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी है, मान लो जैसा मर्जी है। यहाँ पे ना एक ऐसी कैविटी बन गई, ये कैविटी है, एयर फिल्ड कैविटी, ठीक है। और बाकी सेल्स वैसे ही हैं, ये ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए ना, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है ना। और इनके बाहर जो थीका थी, अब थीका ने भी खुद को डिवाइड कर लिया। थीका ने भी 2 लेयर्स में डिवाइड होगी, थीका, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ये बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना। ये सारा काम कहां पे हो रहा है? ओवरी के अंदर ही तो हो रहा है, ठीक है। ये है आपके पास प्राइमरी स्लैश सेकेंडरी oocyte, बिकॉज ये जो चीज हो रही है ना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल जो बन रहा है, ये कब बनता है? जब ये डिवीजन हो रही होती है। तो हमें पता नहीं ना कि कब बन बैठा होगा, है ना। हो सकता है कि ये तभी बन जाए जब प्राइमरी oocyte अंदर, हो सकता है तब बने जब सेकेंडरी oocyte अंदर। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि यार ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्शरी फॉलिकल है, जिसके अंदर एक एंट्रम नई चीज आई है। एंट्रम क्या है? एंट्रम क्या है? एयर फिल्ड कैविटी। एयर फिल्ड लिखा है, फ्लूइड फील्ड लिखा है? एक मैं चेक कर लेता हूँ एंट्रम के बारे में। फ्लूइड फील्ड, मैं वही बोलूँ, एयर फील्ड थोड़ी होगी। एयर फील्ड ये कोई एल्वियोलाई है, फ्लूइड फील्ड कैविटी है एंट्रम। यार आवाज आ रही है ना? एक बार पिछले लेक्चर में नहीं, मतलब जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिकॉर्ड किया था, इतनी मेहनत से रिकॉर्ड किया था, लास्ट में कुछ टाइम आवाज ही नहीं आई थी, फिर मैंने उसमें खुद से बोल के आवाज दी थी। यह है फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम। अब ये फाइनली क्या बना लेगा? ग्राफियन फॉलिकल। देखो सेकेंडरी oocyte के बाद क्या बनना रह गया? यहाँ पे लिखते हैं कैविटी। सेकेंडरी oocyte के बाद मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गई, अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी मियोसिस 2, मियोसिस 2 स्टार्ट। बेटा फिर से अरेस्ट हो गया, ये सेल फिर से अरेस्ट हो गया। अब अरेस्ट होने के बाद जब इसने डिवाइड किया तो इसने फिर से 2 सेल्स बना लिए। ये है सेकंड पोलर बॉडी, दिख रहा है इतने नीचे? दिख रहा तो चाहिए, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर। ये है सेकंड पोलर बॉडी। और अब जो ये मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड ओवम। चेक करो, दिस इज कॉल्ड ओवम। ये ओवम है, ठीक है। और ये कब होगा? ये मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद मियोसिस 2 खत्म कब होगी? जब सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में कोई ना कोई स्पर्म आएगा, तब ये काम होता है। तो ये तो एडल्ट फेज में होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडल्ट फेज, ठीक है। चाइल्डहुड प्यूबर्टी में यही सब चल रहा है, चाइल्डहुड प्यूबर्टी में यही सब चल रहा है जो अब यहाँ पे हुआ, ठीक है। बस आपके पास ये जो बनेगा, ये जो बन गया ओवम, ये किसके अंदर बना? देखो सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे भी सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। ये ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, ये एंट्रम फुल्ली मैच्योर एंट्रम बन चुका है। अब एक और चीज हो गई यहाँ पे। जो ये oocyte था सेकेंडरी oocyte ने अपने आसपास एक और लेयर बना ली,
इस लेयर को मैंने कह दिया जोना पेलुसिडा की लेयर, ठीक है। आगे लिखवाता हूं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखना, ये जो बीच की स्पेस है दिख रहा है क्या प्रॉपर यार, बीच की स्पेस दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, ज्यादा नहीं दिख रही, बीच की स्पेस, ये जो है बीच की स्पेस, इस ओवम, इस सेकेंडरी oocyte और ये बाहर जो जोना पेलुसिडा है, इनके बीच की स्पेस, इस बीच की स्पेस को हमने कहा पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। और ये जो लेयर है इसको मैंने लेयर को कहा जोना पेलुसिडा। और ये जो फॉलिकल है, ये जो पूरा फॉलिकल बना है, इसमें मैच्योर एंट्रम है, ठीक है, एंट्रम इज फुल्ली मैच्योर्ड। ये जो है दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल। और जैसे ही ये सारा काम होगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल यहां से क्या रिलीज कर देगा, ये फूट के टूट जाएगा, फूट के यहां से क्या रिलीज कर देगा, एग सेल, जिसको हमने तो देखो एनसीईआरटी ने ना एग सेल को ओवम भी कहा है, सेकेंडरी oocyte भी कह दिया कभी कभी, है ना। तो वो चलता रहेगा एनसीईआरटी का, आप एग सेल कह दो या सेकेंडरी oocyte कह दो या ओवम कह दो। तो ये रिलीज हो गया एग सेल। अब यहाँ पे क्या बचा, जो ग्राफियन फॉलिकल फूटा अभी, वो किसके कारण फूटा होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे, हॉर्मोन्स का जब पढ़ेंगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब बताऊंगा वो, ठीक है। बट अभी क्योंकि ये फूट चुका है तो इससे बनता है एक नया ऐसा, जो टुकड़े बचे ना इसके, वो टुकड़े आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वो टुकड़े आपस में मिलकर बना लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर मान लो कोई भी स्पर्म नहीं आ रहा कांटेक्ट करने के लिए, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कॉर्पस ल्यूटियम वाला काम क्लियर होगा। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर भी आपको एनसीईआरटी में बता रखा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, येलोइश कलर का होता है, येलोइश होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला सारा काम क्लियर है। इस एक पेज पे मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस, देयर आर हाई चांसेस कि इस एक पेज से क्वेश्चन आ सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक का सारा कार्यक्रम आपको क्लियर होगा। अब देखो हमने ये सब पढ़ लिया, एक चीज रहेगी फॉलिकुलर एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया के बारे में बताना रह गया है, बाकी सब मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया, तो इसको नोट कर लो एक बार। इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूं। हाँ, अब हम चलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया की तरफ। देखो यार, जब आप यंग होते हैं, कोई भी फीमेल जब यंग होती है या जब फीटस स्टेज में है, फीटस स्टेज की बात कर रहा हूँ, यंग की बात तो छोड़ो, फीटस स्टेज में जब होती है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज कह लो, फीटस स्टेज कह लो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी बॉडी में कई सारी जो है फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मैनी फॉलिकल्स इन अ फीमेल आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओनली 60 to 80 के लेफ्ट, सिर्फ 60,000 से 80,000 बचेंगी। और इन जो बची हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हमने क्या कहा, फॉलिकुलर एट्रेशिया, फॉलिकुलर एट्रेशिया। बस विद दिस हमारा फीमेल का जो मेजर पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बचेगा, और बचेगा आपका छोटा मोटा जो फीमेल का बच गया है ना थोड़ा बहुत, वो बताना रह गया बस, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। इसकी भी मैं एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं आगे, जो फीमेल का बाकी बचा हुआ पार्ट उसको देखते हैं एक बार। फीमेल में भी ऐसे ना जो डक्ट्स वगैरह, ग्लैंड वगैरह ऐसे अलग अलग तो प्रेजेंट नहीं होती, ग्लैंड होती है, बट वो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने जो पुराना बैच था पूरा जीत 2024 वाला, उसमें सब कुछ बता रखा है, तो वो आपको जानने की वैसे आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, है ना। ये है आपके पास पूरा का पूरा फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, वैसे ऊपर से थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, इसको थोड़ा सा ना यहाँ से जोड़ दो ऐसे, ऐसे फिर थोड़ा ठीक लगेगा टाइम, ठीक है मतलब, ठीक है ना। ये जो है हाथ हाथ से स्ट्रक्चर, इनको हमने कहा फिम्बरी,
इनका काम क्या है कि यहाँ से जब ओवम रिलीज होगा, ये ओवम रिलीज करेगी ना, ओवरी ओवम रिलीज करेगी तो ये ओवरी को कैप्चर करेगा, कैप्चरिंग ऑफ ओवम। ओवम को कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद ये है आपके पास इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एंड पे ही फिम्बरी प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। आफ्टर इनफंडिबुलम देयर इज इस्थमस, नहीं पहले एम्पिला है, इस्थमस है, ये मेरे को थोड़ा सा, हाँ एम्पिला, सॉरी, एम्पिला रीजन। एम्पिला रीजन वो रीजन है जहां पे, ये देखो यहाँ पे एग सेल आया, यहाँ पे उसी टाइम पे यहाँ पे स्पर्म आना चाहिए, तो ही एम्पिला रीजन में ही फ्यूजन होता है, एम्पिला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होती है। फिर ये है आपके पास एम्पिला रीजन, इनफंडिबुलम, फिम्बरी, और क्या बचा, हाँ इस्थमस रीजन। इस्थमस रीजन वो रीजन है जो फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है, तो ये सारा फेलोपियन ट्यूब का, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब जिसको हमने कहा ओविडक्ट, दिस इज फेलोपियन ट्यूब, और इसको आप प्यार से ओविडक्ट भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब बाकी और चीजें देखो, और चीजें देखो, ये है, ये यूट्रस, ये यूटेराइन फंडस होता है, यूटेरिन फंडस इसको बोलते हैं। ये जो है, ये है यूट्रस। यूट्रस की वॉल लेयर्स के बारे में जानते हैं, जो सबसे बाहर वाली वॉल लेयर है, फिर उसके सेंटर में एक वॉल लेयर है, और एक अंदर की वॉल लेयर है। अंदर की वॉल लेयर को हमने कहा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट, और इसमें भयंकर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्शंस इसमें कहां पहुंच गए, वो तो मायोमेट्रियम में है। इसमें कई सारे चेंजेस होंगे, थिकनिंग होगी, इसकी मोटी बनती है ना, फॉर इम्प्लांटेशन। हर महीने, क्योंकि हर महीने एक ना एक एग रिलीज करती है ना, एक और ओवरी, पहले महीने ये करेगी, अगले महीने ये, अगले महीने ये, अगले महीने ये। जो एग आएगा यहाँ से, वो तो यही सोच के आएगा कि यहाँ पे स्पर्म मिलेगा, फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को यहाँ पे चिपकाना है, चिपकाना क्यों है, ताकि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सके, इम्प्लांटेशन यही तो होती है। तो ये हर महीने इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करती है खुद को, अपने को मोटा कर लेती है, ताकि इसमें ब्लड वेसल्स बढ़ सके, ब्लड की सप्लाई बढ़ सके, ताकि जो एम्ब्रियो आए उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। बट मान लो अगर एम्ब्रियो ना आया तो इसकी हर महीने थिकनिंग रिमूव हो जाएगी, हर महीने जो थिकनिंग है वो रिमूव हो जाती है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, जो मेंसेस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया एंडोमेट्रियम। फिर है सेंटर वाली लेयर, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम नाम से पता चल रहा है, मायो 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 जो है वो मसल से रिलेटेड होता है, तो ये मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर। और हमेशा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी जो है इन्हीं लेयर्स में होती है, इसी लेयर में होती है। आफ्टर दैट कम्स पैरामेट्रियम। पैरामेट्रियम, एक मिनट यार, एक चीज मुझे देखनी थी। पेरीमेट्रियम है, वही बोलूँ यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को सुनने में। पैरामेट्रियम क्या, पेरीमेट्रियम, सॉरी नाम गलत हो गया। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। बस इसको बारे में इतने दिया हुआ एनसीईआरटी में, और कुछ नहीं दिया। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार, कुछ दिया था ना, दिया नहीं होगा अगर कुछ। पेरीमेट्रियम, मेम्ब्रेनस, हाँ ये दिया है कि ये थिन है और मेम्ब्रेनस है, ये लिख लो, थिन है और मेम्ब्रेनस है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बना रही है बाहर से, तो मेम्ब्रेन ही बनाएगी, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल, एंड दिस इज कॉल्ड वेजाइना। और वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल, जहां से बेबी निकलेगा बाहर, इन दोनों को हमने मिलकर कहा बर्थ कैनाल। विद दिस हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब बचा है क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसे हमने अपने केस में देखा था ना, मेल के केस में कि एक्सटर्नल जेनिटलिया, वैसे इनके केस में भी एक्सटर्नल जेनिटलिया आपको पढ़ना है, तो पहले आप इसको नोट करो। यस, आई होप सो दिस इज नोटेड नाउ। यार ये चौक की डस्ट बड़ी गंदी लग रही है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, बट उसमें मजा नहीं आता, इतना फ्लो नहीं बन पाता वो, है ना। चलिए सॉरी, चल रहा है माइक। नाउ कम्स द एक्सटर्नल जेनिटलिया। सबसे पहला अगर मैं डायग्राम इसका बनाऊं, इस प्रकार का डायग्राम आपको हर जगह पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे का कुछ डायग्राम आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे एक कुशनी टाइप सा टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू, हेयर कवर्ड,
कुशनी फैटी टिश्यू, जिसको हमने क्या कहा, क्या नाम था इसका, अरे नाम भूल गया यार, एक मिनट देख के बताता हूँ यार। मॉन्स प्यूबिस, सॉरी, मॉन्स प्यूबिस, रियली सॉरी अबाउट दिस। ऐसी चीजें बार बार नहीं होती हैं। मॉस प्यूबिस के अराउंड इस प्रकार से जो वेजाइनल ओफर, यहाँ पे देखो ये वेजाइना का छेद हो गया और ये हो गया यूट्राइन छेद, ठीक है। वेजाइनल ओफरिस, वेजाइनल ओरिफिस और एनल ओरिफिस। तो यहां से एक इनको कवर करती हुई इस प्रकार की लेयर गई टिश्यूज की, जिसको हमने कहा मॉस, अरे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया मेजोरा की बहन होती है, ये रही लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जहां पे मीट कर रही है वहां पे एक इस प्रकार सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने कहा क्लिटोरिस। ये है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हमने कहा हाइमेन। हाइमेन को हम वर्जिनिटी का साइन नहीं मान सकते। कई लोग मानते हैं बट हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बिकॉज हाइमेन ऐसे भी फट सकता है, जरूरी नहीं है जो किसी ने इसमें अपना, है ना, मतलब इसके साथ किसी ने कॉपुलेशन किया होगा तभी फटे, है ना। ज्यादातर ये कॉपुलेशन के टाइम फट जाता है, बट जरूरी थोड़ी कॉपुलेशन के टाइम ही फटे। कोई अगर फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है ना, कोई एथलीट है, तो उस केस में भी ये वैसे भी टर्न आउट हो सकता है। बस इसमें यही सब आपको बताया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। देखो देख लेता हूँ कुछ और बताया तो नहीं है। क्लिटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एट द अपर जंक्शन, फर्स्ट क्वाइटस, ये तो सब बता दिया हाइमन के बारे में, है ना। तो विद दिस आपका ये वाला काम भी कंप्लीट हमने कर दिया। अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। आपको पता है फीमेल्स, बिकॉज ह्यूमंस आर मैमल्स, तो फीमेल्स के केस में ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड होती हैं। मेमोरी ग्लैंड वो ग्लैंड जहाँ पे आपका मिल्क सिक्रीशन होती है, जहाँ से, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो वो होती हैं हमारे केस के अंदर, हमारे मतलब फीमेल्स के अंदर। हेलो, ये देखो इधर चौड़ा होकर क्या बैठा है, सीधा होकर बैठ, बदतमीज कहीं का, नॉनसेंस कैसे बैठा है रद्दी। बुरा मत मान लेना, रद्दी बोल दिया है मैं तो। नहीं भाई, ऐसी हरकतें मत करा करो। जो ये सुसाइड वाली केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं यार? व्हाट इज दिस? मैं समझ नहीं आती मेरे को, है ना। इतने नाखुश क्यों है अपनी जिंदगी से लोग? माना कि यार सब कुछ तो मेरे पास भी नहीं है ना, या कुछ भी नहीं है मेरे पास, मान लो, बट फिर भी खुश तो हो सकता है ना बंदा। चलो, अपना अपना क्या पता कोई कंडीशन होती हो, बट फिर भी यार क्या फायदा सुसाइड करके, है ना। फिर से 84 लाख भोगोगे, फिर से दोबारा इंसान बनोगे। इस बारे में कभी और बात करेंगे। अभी हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सुसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने ये टर्म्स बोल दिए हैं, तो हो सकता है मेरी वीडियो बंद भी हो सके है। चलो कोई नहीं। हाँ, अब हम क्या कर रहे थे, देखो मैं भूल भी गया क्या कराना था। हाँ, मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताना था। मेमोरी ग्लैंड, लेट मी चेक की माइक माइक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। ऐसा हो सकता है कभी भी बंद हो जाए, है ना। मेरे को डर बैठ गया मन में। ये है मेमोरी ग्लैंड, ये इस प्रकार से। तो ये मैंने मेमोरी ग्लैंड बना दिया। इस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज निपल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एरियोला। ये पिगमेंटेड सा पार्ट होता है, पिगमेंटेड स्किन होती है, पिगमेंटेड स्किन नियर निपल पार्ट। निपल पार्ट के पास में ये पिगमेंटेड स्किन होती है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे इस प्रकार से ना, ऐसे अगर हम ऐसे, दिस इज कॉल्ड सेजाइटल सेक्शन, ठीक है ना। इस सेक्शन को जब हम निकालेंगे तो ये कैसे हमने कट किया है, यहाँ से ये रिब्स हैं, ठीक है। ये रिब्स के कट एंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे बाकी एरियोलर फैट मसल्स, फैट टिश्यूज जो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फैट टिश्यू लिखा है, फैटी मसल्स लिखा है, मसल्स बिटवीन रिब्स, हाँ। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बताई है, पेक्टोरैलिस मेजर मसल के बारे में, तो वो भी आप नोट कर लो। पेक्टोरैलिस है शायद। जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो ऐसे स्पेलिंग चेंज कर दो, मेजर मसल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है।
हर मेमोरी, एक मेमोरी ग्लैंड में देर आर मेनी मेमोरी ओव्यूल्स, सॉरी मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी लोब होंगे पहले, तो मेमोरी लोब है ना, तो ये मैंने बना दिया मेमोरी लोब, ये मेमोरी लोब बना दिए मैंने। एक मेमोरी लोब में ऐसे कई सारे मेमोरी एल्वियोलाई होंगे, और मेमोरी एल्वियोलाई क्या करेगा, मिल्क को सिक्रीट करेगा, सॉरी मिल्क को बनाएगा, सिंथेसिस करेगा। सिंथेसिस करने के बाद मेमोरी एल्वियोलाई से ये मेमोरी डक्ट में जाएगा, मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट है। फिर ये मेमोरी एम्पुला में मिलेगा, मेमोरी एम्पुला में मिलके लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू इस तरह से बाहर, हर तरह से ऐसे, ये यहाँ पे है, ये बाहर 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 है ना। तो ये है मेमोरी एल्वियोलाई। पहले तो मेमोरी लोब बनाओ, मेमोरी लोब कितने होंगे, 10 से 15, इसमें एक मेमोरी ग्लैंड में, दिस इज मेमोरी एल्वियोलाई। 2 से 3, 3 से 4 दिया हुआ, मेरे ख्याल से 4 से 5 भी हो सकता है, चेक करके बता देता हूँ। अरे भाई कहाँ है, 15 से 20 नहीं, कुछ नंबर नहीं बताया इसका, ठीक है। तो यह है मेमोरी एल्वियोलाई, जहां से मिल्क सिक्रीट होता है या मिल्क सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस हो गई, मेमोरी एल्वियोलाई के बाद आएगी मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट जो कि इसको लेके जाती है मेमोरी एम्पुला में, ठीक है। और वहां से आएगी लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट जो कि ओपन अप होती है निप्पल पार्ट में। तो बस यही है इसमें, है ना, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एल्वियोलाई सब बता दिया ना मैंने। हाँ, तो बस यही है इसमें। विद दिस आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो चुका है। देख लेता हूँ कुछ छूटा ना हो बस। मेंस्ट्रुएशन रह गया, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो कि 15 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लो। फिर हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यार आपने ये सब तो देख लिया ना, आपको ये तो पता चल गया ना कि यार हमारी मतलब फीमेल्स के केस में जो एंडोमेट्रियम है वो थिकन होती है, हर मंथ थिकन होगी इस आस में कि अब कोई ना कोई स्पर्म आया होगा, उसने जाइगोट बनाया होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो मेरे अंदर इम्प्लांट होगा। बट अगर ये पार्ट नहीं हो रहा तो मेंसेस होगा। मेंसेस होगा मतलब वो जो थिकनिंग है वो रिमूव हो जाएगी, उसको फाड़ दिया जाएगा, ठीक है। और उसको फाड़ने के बाद इसीलिए जो है पेन होता है उनके एब्डोमेन में, फीमेल के एब्डोमेन में एट दिस टाइम, ठीक है ना। जो ये होगा, इससे ब्लड फ्लो आता है। तो मैं वही एक जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना रखा है उसी को बनाऊंगा और वो आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो नीचे है यहाँ पे डेज लिखे होंगे, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ डेज नियरली 28 से 29 होते हैं। 28 से 29 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ भी नहीं है, जो पूरा चीज आपने अभी पढ़ी ना, ओवरी से ये बन रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, एंडोमेट्रियम थिकन हो रही है, ये सारा कुछ एक टाइम पे ही तो हो रहा होता है, सब कुछ एक टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रहा होता है। उसी को हम एक साथ देखने लगे हैं अभी, ठीक है। तो 128 डेज की मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने 29th डे दिखा दिया, 29th को आप फर्स्ट डे भी कह सकते हो, अगले साइकिल का फर्स्ट डे कह लो ना, बिकॉज ये जो मैंने साइकिल मानी है 28 डेज की है। सेंटर वाला दिन ये रहा 14th डे, तो 14th डे के दिन, या ऐसे याद रखो जितने भी दिन का साइकिल है, लास्ट में से अगर आप 14 नंबर कम कर रहे हो तो उसी दिन पे ओव्यूलेशन होती है। दिस इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन मार्क कर लेता हूँ, है ना, सेंटर वाला पार्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना, मैं एंडोमेट्रियम की स्टेट दिखा रहा हूँ। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में क्योंकि कुछ भी अभी स्पर्म वगैरह आया नहीं, तो एंडोमेट्रियम मान लो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ये से बन गई बन गई बन गई, भाई एंडोमेट्रियम बन गई, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, निराश हो गई, निराश हो गई, हो गई, ये देखो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ऐसे खत्म हो गई। और खत्म होते होते एक्सटेंसिव ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वो मैंने ब्लड दिखा दिया, ये देखो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, अगली बार फॉलिकल्स बनेंगे, दोबारा फॉलिकल्स बनते हैं, तो उस टाइम पे फिर से एंडोमेट्रियम में एक होप जाती है और वो फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ये कब तक होगा, नियरली 5 दिन तक होता है। तो 1 to 5 डेज तक ये ब्लड फ्लो हो रहा होता है, फिर एंडोमेट्रियम दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पीरियड को मैंने एंडोमेट्रियम के रिस्पेक्ट में कहा मेंसेस का टाइम पीरियड। कौन सा, 1 to 5 डे मेंसेस का टाइम पीरियड। फिर 5 to 14 वाला डे वो डे है जहां पे एंडोमेट्रियम खुद को प्रोलिफरेट करेगी, खुद को दोबारा से बनाएगी। तो ये है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। अब देखो यार, एंडोमेट्रियम अगर बन गई, मेंटेन करने के लिए यहाँ पे उसको मेंटेन करना होता है। अगर मान लो कोई स्पर्म या ओवम आ गया, स्पर्म आ गया है ना, रिप्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये चाहिए होते हैं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम पे ये हार्मोन्स भी हाई होते हैं। बट अगर ये हार्मोन्स कम हो गए, बिकॉज अगर स्पर्म नहीं आया तो ये हार्मोन कम हो जाते हैं, कम होने के कारण ही ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्योंकि हार्मोन बड़े हाई होते हैं, तो इस फेज को हमने कहा सिक्रीटरी फेज। सबसे पहले 14th डे है ओव्यूलेटरी डे, यानी ओव्यूलेटरी फेज कह लो या ओव्यूलेटरी का डे कह लो, ओव्यूलेशन का डे कह लो, जब ओवम रिलीज हुआ था ना ग्राफियन फॉलिकल से, वो 14th डे पे होता है।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बाकी दिन सिक्रीशन हो रही है, तो दिस इज सिक्रीटरी फेज, इसीलिए इस फेज को हमने कहा सिक्रीटरी फेज, ठीक है, सिक्रीटरी फेज। और यहाँ पे नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना, ये तो मैंने एंडोमेट्रियम दिखा दी कैसे कैसे हो रहा है एंडोमेट्रियम में ग्रोथ, ठीक है। अब हम आते हैं, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ तो हो गई, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। अच्छा, ओवेरियन हार्मोन से पहले हम ओवरी की कंडीशन देख लेते हैं, मतलब ओवरी में इस टाइम पे क्या क्या हो रहा होगा। एक मिनट, अजीब सा लग रहा होगा ना डायग्राम में, इस टाइम पे ओवरी में क्या क्या हो रहा होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओवरी की कंडीशन दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन्स, और यहाँ पे है पिट्यूटरी के हार्मोन्स, यानी गोनेडोट्रोपिन्स, एफएसएच एलएच है ना वो। अब ओवरी में क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डीजनरेट हो गया, तो ये देखो ये मैंने डीजनरेट होते हुए फॉलिकल्स वगैरह डीजनरेट हो गए, यहाँ से बनने स्टार्ट हो गए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल दोबारा आ गया, ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया टर्शरी फॉलिकल, ये बन गया ग्राफिन फॉलिकल, जो कि यहाँ पे आके फूट गया, 14th डे पे आके फूट गया, तो फूटने के बाद उसने ओवम रिलीज कर दिया, दिस इज कॉल्ड ओवम। फिर ओवम जो ग्राफिन फॉलिकल बचा खोचा है उससे क्या बना, उससे बना कॉर्पस ल्यूटियम। अब क्योंकि यहाँ पे कोई स्पर्म वगैरह तो आया नहीं ना इस ओवम को फ्यूज करने, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये काम करवाएगा कौन, ये काम है ये किसने करवाया होगा, ये करवाता है एक हार्मोन एलएच, जिसको हमने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखो ये मैं बना रहा हूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ग्राफ, ठीक है, दिस इज एलएच। तो ये एलएच ऐसे था, यहाँ पे क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होना था ताकि वो ये करवा सके, तो इसलिए वो बड़ी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुआ एलएच, ठीक है। और फिर बाद में क्योंकि कम हो गया ना, बिकॉज अब उसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना ही नहीं है, ठीक है। देखो एलएच ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम ने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाया, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एलएच को ही कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं एलएच को, मतलब एलएच को कम कर देंगे। नहीं दिख रहा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो, नाउ इट्स विजिबल है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, यहां तक जो मैंने बताया वो क्लियर है, ये पीक क्यों आई वो भी क्लियर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही होती है, तो यहाँ पे फॉलिकल्स पे एक्ट करने के लिए एक और हार्मोन होता है एफएसएच, तो ये है एफएसएच जिसकी पीक थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू एलएच, ठीक है। तो ये है एफएसएच एंड दिस इज एलएच, इसको हमने कहा एलएच सर्ज, एलएच सर्ज मतलब एलएच बहुत ज्यादा है, एफएसएच सर्ज मतलब एफएसएच बहुत ज्यादा है। विद दिस मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये कैसे क्यों क्यों लिखा गया। अब एफएसएच का एक और काम है कि ये फॉलिकल्स की ग्रोथ को भी करवाएगा, तो इसीलिए ये भी हाई है यहाँ पे, ठीक है। अब ओवेरियन हार्मोन की बात करते हैं, ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। मैंने आपको बताया था कि ग्रैनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एस्ट्रोजन की एक पीक दिखती है, बिकॉज ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ पे हाई है, ठीक है। एंड सेकेंडली क्योंकि उसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो यहाँ पे भी एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, तो एस्ट्रोजन की दो पीक्स आपको देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा हूं तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ये आई प्रोजेस्टेरोन पीक, बिकॉज सीएल जो है वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, दिस इज प्रोजेस्टेरोन, दिस इज एस्ट्रोजन, ठीक है ना। विद दिस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई स्पर्म तो आया नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों भी कम हो जाएंगे, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, तो अब कौन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, अब अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होंगे तो अब एंडोमेट्रियम भी नहीं रहेगी, बिकॉज यही दो हार्मोन्स थे जो कि एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखते थे, अब ये भी कम हो गए, मेनली प्रोजेस्टेरोन है ना, तो अब ये भी कम हो गए, ठीक है। तो विद दिस आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा, और क्योंकि ये कम हो गए एंडोमेट्रियम टूटनी स्टार्ट हो गई, टूटने से फिर से ब्लड फ्लो आ गया, दिस इज ब्लड फ्लो। अब मैं ओवरी के इवेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बोलूं कि यार ओवरी के इवेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि कौन सा स्टेज चल रहा है, तो यार ये तो देखो मेंसेस का स्टेज है ना, ये है आपके पास फॉलिकुलर ग्रोथ का स्टेज, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी डे है ना। इसके बाद वाला होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज बिकॉज यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ल्यूटियल फेज। विद दिस आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है, कौन सा पार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट। चलिए आई होप सो दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे। विद दिस आपने क्या पढ़ा,
प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ लिए। बोले यार हैं अभी सिर्फ प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट हुए, अभी हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, अभी हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स पढ़ने हैं, उसमें भी इतना टाइम लगेगा। नहीं, वो इतने लंबे लंबे नहीं है। ठीक है, यही था सबसे बड़ा पार्ट इस चैप्टर का। विद दिस आपका ये चैप्टर मान लो कंप्लीट ही है, अगले 5 से 10 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट है। 5 तो बहुत कम बोल दिए, बट 10 मिनट में। ठीक है, तो अगला है फर्टिलाइजेशन। कहां पे होगी? एम्पुला रीजन में होगी, बताया गया एम्पुला रीजन में। अब फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म है, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चीजें होती हैं, उनमें कई सारी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हैं जहां पे चेंजेस आएंगे, इसको हमने कहा कैपेसिटेशन। ठीक है, ये सब हो गया। अब स्पर्म जो है, अब सिर्फ कैपेसिटेशन याद रखो, ये भी वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी टर्म है, इसलिए अब आगे भी नहीं बता रहा, मैं भूल गया था कि एनसीईआरटी वाला बनाना है। ठीक है, कोई नहीं। अब देखना, जैसे स्पर्म आया, ये स्पर्म आ गया। ठीक है, ये स्पर्म आया, मैंने बताया था कि इसमें स्पर्म लाइसिन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं स्पर्म लाइसिन्स, उनका क्या काम होगा देखना। ये मैंने बना दिया ओवम, ओवम के बाहर जोना पेलोसिटा, और यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको मैंने कहा कोरोना रेडिएटा सेल्स। बोले कोरोना वायरस नहीं भाई, कोरोना रेडिएटा सेल्स। जो बाद में कुछ ग्रेनुलर सेल्स बच्चे खुचे रहेंगे ना, उनसे बन जाते होंगे ये। दिस इज कोरोना रेडिएटा सेल्स। अब इनको तोड़ने के लिए स्पर्म के पास कुछ एंजाइम है क्या? हाँ, कोरोना रेडिएटा सेल्स के लिए कोरोना रेडिएटा एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, देयर इज हाइलुरोनिक एसिड आल्सो। इसको तोड़ने के लिए हाइलुरोनेज, बिकॉज अब स्पर्म को आगे जाना है ना, स्पर्म को इसको टच करना है, जैसे टच करेगा तो वैसे ही आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइलुरोनेज भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म के अंदर, तो वो इसको भी हाइलुरोनिक एसिड को भी ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे यहाँ पे टच किया स्पर्म, जैसे ही जोना पेलोसिडा को टच किया, दिस इज जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा को तोड़ने के लिए इसके अंदर है जोना लाइसेंस। जैसे ही जोना पेलोसिडा को टच किया तो पूरी मेम्ब्रेन ने अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली, है ना। मेम्ब्रेन इंड्यूस्ड चेंजेस इन इटसेल्फ, मेम्ब्रेन ने खुद में चेंजेस कर लिए और खुद को हार्ड कर लिया ताकि अब कोई और स्पर्म ना आ सके। एनी अदर स्पर्म अब यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कोई अगर दूसरा स्पर्म यहां तक नहीं आएगा तो इससे जो पॉलीस्पर्मी है, मतलब दो स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दें, वो अब रुक जाएगी, पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर है। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन डन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज इम्प्लांटेशन, तो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाना चाहूंगा, वो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाना। अच्छा, पहले क्लीवेज भी तो होगी, अभी जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब जाइगोट बन गया, देखो पहले जाइगोट बना लेते हैं। फिर से ध्यान से देखने वाली बात, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ध्यान से दिखाया जा रहा है। ये जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा डायग्राम? जो मैं आपको अभी बना के दिखा भी रहा हूं, ये वाला डायग्राम। है ना, ऐसे जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पे जो भी है नीचे, ये तो आपको इस यहाँ से तो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखना है आपको बस। ठीक है, एक्चुअल में जो यूटरस की वॉल है वहां पे इम्प्लांटेशन होनी होती है, बट कई बार यहाँ पे ना भी होके कहीं और भी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आगे पढ़ेंगे आप किसी और चैप्टर में, इस चैप्टर में तो नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो यार, ये थी, इससे आया एग, एग सेल, यहाँ पे है एम्पुला रीजन, ये एग सेल है, यहाँ पे आ गया स्पर्म एम्पुला रीजन में, फर्टिलाइजेशन होके ये बन गया जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। जाइगोट से वो बना 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल से बना 4 सेल्ड, 4 से बना 8 सेल्ड। हर एक सेल को, हर सेल को हमने कहा ईच सेल, ईच सेल को हमने क्या कहा है? ब्लास्टोमेयर। ठीक है, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ऐसे ही 16 सेल्ड।
अप टू 8 सेल तो यहीं तक बन जाते हैं। 16 सेल जब बनते हैं ना तो वो बाहर निकल जाता है। 16 सेल तो हम इसलिए बाहर बना देते हैं। ये 16 सेल्स वाला है, दिस इज 16 सेल्स, दिस इज 8 सेल्ड एंड दिस इज नियरली 4 सेल्ड। ठीक है, तो ये 16 सेल वाला बन गया। इसके बाद बनता है मोरेला, जिनमें और ज्यादा सेल्स होंगे, दिस इज मोरेला। फिर नियरली 32 टू 54 सेल्स होते हैं इसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। तो ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आपको देखो कैसे दिखाया हुआ है, मैं यहीं पे बना देता हूँ इसी प्रकार से। ये रहा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या है, ये है बाहर वाला सेल, बाहर वाली लेयर को हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स ने खुद को लेयर्स में अरेंज कर लिया। बाहर जो लेयर बनी है उसको कहा ट्रोफोब्लास्ट। अंदर एक मास ऑफ सेल आ गया जिसको हमने कहा इनर सेल मास। इनर सेल मास, इनर सेल मास के जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। मतलब जो आपने सुबह एनिमल किंगडम में लेयर्स पढ़ी थी, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, वो यहीं से बनते हैं। तो इनर सेल मास में ही बाकी वो लेयर्स जो है वो मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म वो बन जाती है। ठीक है, और फिर उनसे फर्दर डेवलपमेंट होती है। और ये जो कैविटी बनी, दिस इज ब्लास्टोसील। आफ्टर दिस, अब ये ब्लास्टोसील जो वगैरह जो है यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। अब जैसे ही चिपकता है, यहाँ पे जो यूट्रस है ये बड़ी रैपिड सेल डिवीजन से इसको कवर कर लेगा। यूट्रस जो है वो रैपिड सेल डिवीजन करता है जिससे ये कवर हो जाएगा, और इसको हमने कहा इम्प्लांटेशन। तो मेरे ख्याल से ये इम्प्लांटेशन वाला काम आपको क्लियर है। मोरेला, ब्लास्टोसिस्ट मैंने आपको बता दिया है पहले से ही। अब देखो इसके बाद आपके पास ये इनर सेल मास बता दिया। इम्प्लांटेशन देखो, इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो आफ्टर अटैचमेंट, यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो तो बन गया और इम्प्लांट भी हो गया। अब क्या है, अब क्या करोगे आगे, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको नोट करो। मतलब नोट क्या, इसकी मैं फोटो खींच देता हूँ। अब आगे चलते हैं, बिकॉज पहले जीत के लेक्चर्स में ना जब मैं नोट करने को बोलता तो मैं फोटो खींचता था, इसलिए मुझे यही आदत हो गई है अभी भी। आगे चलते हैं। हाँ, अभी देखो इम्प्लांटेशन वगैरह हो गया, अब आपको करना है डेवलपमेंट। और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, जो ये हमने बनाया ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट, अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखना ध्यान से सुनना है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती हैं, जिनको हमने कहा क्या कहा है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने कहा कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय, ये जो कोरियोनिक विलाय है, बिकॉज एंडोमेट्रियम की लेयर है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ इंटरडिजिटेट हो जाती है। इंटरडिजिटेटेड विद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के साथ इंटरडिजिटेट हो गई, और इससे एक नया क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गन बन जाता है जिसको हमने कहा प्लेसेंटा। देखो इंटरडिजिटेटेड इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। इसके आसपास यूट्राइन टिश्यू होगा, अब तो यूट्रस ने ही इसको कवर कर लिया ना, और अब क्योंकि यहाँ पे मदर का ब्लड भी होगा ना वहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। फिर ये बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, यूट्राइन टिश्यू भी इंटरडिजिटेट हो जाएंगे और फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या काम है, प्लेसेंटा का काम है ऑक्सीजन सप्लाई, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल फ्रॉम बेबी। बेबी का जो वेस्ट है वो कहां से जाएगा, इसी की मदद से जाता है, ठीक है ना। और गैसियस एक्सचेंज हो गया, हाँ ये हो गया। और ब्लड सप्लाई है ना, फूड सप्लाई, फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लाई, वो भी इसी से होता है। मेरे ख्याल से आपको ये सब क्लियर है। और देखो, अच्छा हाँ, अब ये प्लेसेंटा जो है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। तो प्लेसेंटा के हार्मोन्स कौन से हैं, HCN, सॉरी HCL, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन, हाँ सॉरी, ये लैक्टोजन किसके, मिल्क के लिए, सिक्रेशन के लिए होता है ना। देन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन कहाँ से आता है? रिलैक्सिन से आता है क्वेश्चन कि यार क्या रिलैक्सिन एक हार्मोन है? रिलैक्सिन क्या वो इसका हार्मोन है? नहीं, वो ओवरी का हार्मोन है। दिस इज ओवेरियन हार्मोन। और ये कब रिलीज होगा? जब पार्चुरेशन हो रही होती है उस टाइम पे ये, ताकि रिलीफ मिले, है ना, थोड़ा उसके लिए ये होता है। देखो, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। लेट अस रिमेंबर, यहाँ पे देखो यार, बाकी हार्मोन्स भी हाई होते हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिन कहाँ गया? रिलैक्सिन जो है ओवरी का हार्मोन है, जो कि पार्चुरेशन के टाइम यानी डिलीवरी के टाइम पे जो है रिलीज होता है। अब एक और चौक हमने खत्म कर दी। देखो यार, चौक्स का भंडार लग रहा है खत्म होने में। तो एक चैप्टर को इतनी चौक्स लग जाती हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये सब हुआ, इनर सेल मास ने, है ना, आफ्टर ऑल दिस इम्प्लांटेशन वगैरह हो गई। अब मैं इसको एक बार फोटो क्लिक करके आगे चलते हैं ना। फिर 1.5 घंटा लग ही गया हमें करते हुए। इसका क्या फायदा हुआ? पिछला वन शॉट भी 1.5 घंटे का ही था, ये भी 1.5 घंटे का बन गया। अभी तो 1 घंटा 20 मिनट हुआ वैसे, बट स्टिल वही 4-5 मिनट बटा के क्या कर लिया हमने। पिछला वाले डाल देता रिकॉर्डेड में, नहीं यार, फिर वो मुझे आपके साथ नाइंसाफी लगती कि आपको 2 बार सेम ही लेक्चर दिखा दिया। पहले भी ऐसा हो चुका है। अब देखो, मैंने कहा कि अब क्या हुआ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा? इनर सेल मास डिवाइड्स इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और जिसके सेल्स, इन तीनों के सेल्स कैसे टोटिपोटेंट हैं, जो कि आगे ऑर्गन्स वगैरह बनाएंगे, वो तो चलो ठीक है। अब हम आते हैं जेस्टेशन पीरियड पे। 1 महीने बाद हार्ट बन जाता है, जो कि कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकता है। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या था? हार्ट बन गई। लिम्स नहीं, लिम्स तो यार 5वें महीने में थे शायद। 2 महीने बाद क्या है? फीटस, हाँ, लिम्स एंड डिजिट्स ही है। 2 मंथ्स के बाद हैं लिम्स एंड डिजिट्स, नहीं 5वें पे तो हेयर आते थे। 3 मंथ्स के बाद क्या आएगा? 3 मंथ्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर माने 3 मंथ्स पूरे हो गए ना, उसको बोला ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स हो गए। उस टाइम पे आपके पास ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते थे। ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, जैसे लिम्स का पूरा सिस्टम बन गया पूरा, ठीक है। 5 महीने के बाद हेयर, आईलिड्स, और 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या लिखा हुआ है? 6 महीने बाद बताया है क्या? लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, हेयर, अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने। 5 महीने बाद हेयर और लिड, नहीं तो 6वें महीने में आएंगे। 5 महीने बाद देखना, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद जो है मूवमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मूवमेंट आई बेबी की, वो किक वगैरह कर रहा है जो भी, मूवमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मूवमेंट आई है किसी बेबी की। और हेयर उसकी बॉडी पे, हेयर और आईलिड जहाँ पे भी होते हैं पूरी तरह से डेवलप हो चुके। तो 6 मंथ्स को हमने कहा सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड आफ्टर दैट आएगा 9 मंथ्स। 9 मंथ्स को हमने कहा थर्ड ट्राइमेस्टर। और उस टाइम पे तो डिलीवरी ही हो जाती है। विद दिस हमारा जेस्टेशन पीरियड भी कंप्लीट होता है। यही है जेस्टेशन पीरियड में। नेक्स्ट है पार्चुरेशन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि रिलैक्सिन जो है रिलीज होता है। तो हम पार्चुरेशन के बारे में बात करते हैं। पार्चुरेशन को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही एक्सटेंसिव न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। इसके लिए एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। उस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के तहत जो पिट्यूटरी तक मैसेज जाता है, मदर की पिट्यूटरी तक, कौन भेजता है? बेबी और मदर के दोनों के सेल्स मदर की पिट्यूटरी पे मैसेज भेजेंगे। मदर की पिट्यूटरी ने क्या किया? इसके बाद मैसेज भेजने के बाद उसने ऐसे सिग्नल दिए कि अब एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शन और मैसेज जाएगा। इसके बाद एक हार्मोन रिलीज हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया, रिलैक्सिन। उसके बाद और कॉन्ट्रैक्शन होगी और हार्मोन रिलीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन और हार्मोन रिलीज। इसी को हमने कहा कॉम्प्लेक्स एंड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। देखो क्या लिखा है, दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें क्या है? फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ने माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करे। ओ यार, मैं रिलैक्सिन बोल दिया। रिलैक्सिन तो इसको कंट्रोल करने के लिए देता है, पेन कम हो उसके लिए दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है
ऑक्सीटोसिन का इसमें मेजर रोल है। ऑक्सीटोसिन दिया क्या जाता है, ऑक्सीटोसिन खुद ही और रिलीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन हुई और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इससे और ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये आपके पास पार्ट सोल्यूशन के बारे में आपको बताया रखा है, ठीक है। रिलैक्सिन वही है, रिलैक्सिन वो जो कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके पेन वगैरह को, ठीक है। आगे है लैक्टेशन, तो लैक्टेशन के बारे में जान लो थोड़ा सा। देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हमने कहा लैक्टेशन, मतलब मिल्क प्रोड्यूस करना मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द बॉर्न। अच्छा, अब कहते हैं कि मदर को यंग बॉर्न को फीड क्यों करना चाहिए, मतलब इनिशियल डेज में तो करना ही चाहिए, बिकॉज इनिशियल मिल्क में एक कोलेस्ट्रम होता है जो कि एक येलोइश मिल्क होता है, येलोइश सा इनिशियल मिल्क ऑफ अ फीमेल। ठीक है ना, तो विद दिस ये फीड करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें एक इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, एक एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन ए, वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब जिसने जिसने वो पढ़ा हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो मुझे बताना कि ये कौन सी टाइप का वो हुआ, मतलब इम्यूनिटी कौन सी टाइप की है, एक्टिव है या पैसिव है। विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बोलिए अब आगे, इससे आगे क्या, बस यही है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगली बार विद अनदर चैप्टर, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। और एक और चीज आपको बता दूं, टेस्ट शेड्यूल आपको कहां पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा। आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो टेस्ट शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे देख लेना है। और साथ ही में जो आपको नोट्स हैं, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट दैट, एक चीज रहेगी ना यार, एक मिनट, थोड़ा प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, और क्या रहेगा, नोट्स, टेस्ट शेड्यूल, हाँ, लेक्चर प्लानर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो वो आप एक बार चेक कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।